नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं संदीप ग्रोवर और हमारे वीकेंड स्पेशल शो कंपनी नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कंपनी नामा एक ऐसा शो है जिसमें हम आपको बीते कारोबारी हफ्ते यानी सोमवार से शुक्रवार की कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत की बड़ी खबरों के बारे में बताते हैं। साथ ही हमारा एक खास सेगमेंट है ऑन द रडार, जिसके जरिए हम आपको ऐसी खबरों के बारे में भी बताते हैं जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की खबरों का सफर। पहले बात करते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी सुर्खियों की। आपको ले चलते हैं पहली खबर की तरफ। सोमवार 18 नवंबर को अदानी ग्रुप को लेकर खबर थी कि अदानी ग्रीन एनर्जी की आने वाले कुछ महीनों में अंतर्राष्ट्रीय बॉन्ड्स और लोन के जरिए कुल $2 अरब जुटाने की योजना है। माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में कंपनी $60 करोड़ का बॉन्ड इशू लॉन्च कर सकती है। इस रकम का इस्तेमाल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में किया जाएगा, जिसमें गुजरात के खावड़ा में स्थित सोलर पावर पार्क का विस्तार भी शामिल है। 2030 तक कंपनी की 50 गीगावाट यानी 50,000 मेगावाट क्षमता जोड़ने का लक्ष्य है। इस खबर के चलते 18 नवंबर को अदानी ग्रीन के शेयर में करीब 2.5% की गिरावट के साथ ₹1454.90 पर दिन के निचले स्तर के बेहद करीब क्लोजिंग हुई। 19 नवंबर को भी ग्रुप को लेकर 3 खबरें थी। पहली ये कि हिंडनबर्ग मामले से जुड़े एक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड्स ने मार्केट रेगुलेटर सेबी के साथ मामला सेटल कर लिया है। एफपीआई के फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया से जुड़े नियमों के उल्लंघन के मामले को सेटल करने के लिए इस फंड की ओर से 64,35,000 रुपए की रकम अदा की गई है। दरअसल सेबी ने इस फंड के कंट्रोलिंग शेयर होल्डर के लाइसेंस को रद्द कर दिया था। इस खबर के चलते 19 नवंबर को अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर में ₹2,894.80 का हाई छूने के बाद सारी बढ़त गंवाकर ₹2,817 पर मामूली कमजोरी के साथ क्लोजिंग हुई। दूसरी खबर यह थी कि अदानी ग्रुप ने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में बड़ा निवेश करने की योजना तैयार की है। इसके तहत अदानी ग्रीन एनर्जी की ओर से देश के अलग अलग हिस्सों में बड़े पैमानों पर सोलर, विंड और हाइब्रिड प्लांट स्थापित करने के लिए अगले 5 साल में करीब $35 अरब या करीब 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। दुनिया में कहीं भी किसी भी कंपनी की ओर से रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में यह सबसे बड़ा निवेश है। इस खबर के चलते 19 नवंबर को अदानी ग्रीन के शेयर में ₹1467 का इंटरडे हाई छूने के बाद करीब 3.5% की गिरावट के साथ ₹1407 पर दिन के निचले स्तर के करीब क्लोजिंग हुई। तीसरी खबर यह थी कि अदानी एंटरप्राइजेस की सब्सिडरी कंपनी अदानी इंफ्रा की ओर से पीएसपी प्रोजेक्ट्स में 30% हिस्सेदारी ₹685 करोड़ में खरीदी जाएगी। कंपनी की ओर से पीएसपी प्रोजेक्ट्स के प्रमोटर और सबसे बड़े शेयरधारक प्रहलाद भाई एस पटेल से उनकी हिस्सेदारी ₹575 पर ₹685 करोड़ में खरीदी जाएगी, जो कि मंगलवार की क्लोजिंग से 15% के डिस्काउंट पर है। 19 नवंबर को पीएसपी प्रोजेक्ट्स का शेयर जनवरी 2022 के बाद आए सबसे बड़े उछाल के चलते ₹734.95 तक पहुंच गया था, लेकिन कारोबार की समाप्ति करीब 3.5% की मजबूती के साथ ₹666.50 के स्तर पर हुई। 19 नवंबर को बाजार बंद होने के बाद खबर आई कि इस डील के बाद सेबी नियमों के चलते पीएसपी प्रोजेक्ट्स की 26% हिस्सेदारी के लिए ₹642.06 के दाम पर ओपन ऑफर भी आएगा, जो कि मंगलवार की क्लोजिंग से करीब 3% के डिस्काउंट पर है। 21 नवंबर को पीएसपी प्रोजेक्ट्स के शेयर में करीब 9% की गिरावट के साथ कारोबार की क्लोजिंग ₹609 के स्तर पर हुई। 21 नवंबर की सुबह खबर थी कि गौतम अदानी के लिए अमेरिका से नई आफत आ गई है। न्यूयॉर्क की कोर्ट और अमेरिका के शेयर बाजार रेगुलेटर एसईसी ने गौतम अदानी को रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी का दोषी पाया है। यूएस के अधिकारियों का दावा है कि गौतम अदानी और ग्रुप के 7 अधिकारियों ने अरबों डॉलर के सोलर कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारत में सरकारी अधिकारियों को $25 करोड़ से ज्यादा या 2029 करोड़ रुपए की रिश्वत दी है। साथ ही इन पर अमेरिकी निवेशकों समेत ग्लोबल वित्तीय संस्थानों से धोखाधड़ी के जरिए पूंजी जुटाने का भी आरोप लगा है, क्योंकि इन निवेशकों से पूंजी जुटाते समय रिश्वतखोरी को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई थी। 21 नवंबर को अदानी ग्रुप के 11 में से 10 शेयर 8 से 23.5% तक की गिरावट के साथ बंद हुए और ग्रुप की मार्केट कैप में 2.6 लाख करोड़ रुपए की कमी देखने को मिली। वहीं अदानी ग्रुप में सबसे बड़ा निवेश करने वाले जीक्यूजी पार्टनर्स के ऑस्ट्रेलिया में लिस्टेड शेयर में $2 के नीचे फिसलने के बाद करीब 19.5% की गिरावट के साथ $2.13 पर क्लोजिंग देखने को मिली। 21 नवंबर की शाम को खबर थी कि यूएस के बाद ग्रुप को केन्या से भी बड़ा झटका लगा है। असल में केन्या सरकार ने ग्रुप की कंपनियों के साथ की गई एयरपोर्ट मैनेजमेंट और पावर ट्रांसमिशन लाइन बिछाने की डील को रद्द कर दिया है। साथ ही अदानी ग्रीन ने बॉन्ड इशू के जरिए $60 करोड़ जुटाने की योजना को भी टाल दिया है। इन खबरों के चलते 22 नवंबर को अदानी पावर के शेयर में ₹491.60 का हाई लगाने के बाद करीब 2% की गिरावट के साथ ₹467.40 पर और अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर में करीब 2% की मजबूती के साथ ₹2,229.90 के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। अगली खबर,
हाल में लिस्ट हुई एक्मे सोलर होल्डिंग्स की सब्सिडियरी कंपनी एक्मे सन पावर को सरकारी कंपनी आरईसी से 3,753 करोड़ रुपए की लोन राशि मिली है। ये लोन कंपनी को फर्म एंड डिस्पैचेबल रीन्यूएबल एनर्जी यानी एफडीआरई प्रोजेक्ट्स के डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन के लिए मिला है। 320 मेगावाट के विंड और सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने के लिए कंपनी को एसजेवीएन के साथ मिलकर ये लोन दिया गया है। आरईसी से लोन मिलने की खबर से 18 नवंबर को कमजोर बाजार में भी एक्मे सोलर होल्डिंग्स के शेयर में 10% के अपर सर्किट पर 251 रुपए 70 पैसे पर कारोबार की समाप्ति हुई। अगली खबर, हिंदुस्तान जिंक चांदी के बाद अब गोल्ड कारोबार में भी उतरेगी। दरअसल ये कंपनी सोने की खदान के लिए पसंदीदा बिडर बनकर उभरी है, जिससे कंपनी को अपने प्रीशियस मेटल्स यानी कीमती धातु पोर्टफोलियो का विस्तार करने में मदद मिलेगी। इस कंपनी ने 16 नवंबर को हुई नीलामी के जरिए राजस्थान में स्थित डुगोचा गोल्ड ब्लॉक में गोल्ड माइनिंग के लिए लाइसेंस जीता है। आपको बता दें कि ये ब्लॉक 472 हेक्टेयर में फैला है, जिसमें 1.74 मिलियन टन गोल्ड होने का अनुमान लगाया गया है। इस ब्लॉक से गोल्ड की गुणवत्ता 1.63 ग्राम प्रति टन होगी। ये कंपनी सालाना 736 टन की क्षमता के साथ चांदी उत्पादन से जुड़ी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी होने के साथ साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड जिंक उत्पादक कंपनी भी है। 18 नवंबर को हिंदुस्तान जिंक के शेयर में 503 रुपए 90 पैसे के डे हाई के करीब खुलने के बाद मामूली कमजोरी के साथ 495 रुपए 90 पैसे पर दिन के निचले स्तर के करीब जाकर कारोबार की समाप्ति हुई। अगली खबर, सोमवार 18 नवंबर को मेडप्लस हेल्थ सर्विसेज के 78.9 लाख शेयरों या 6.6% हिस्से की बड़ी ब्लॉक डील हुई। 700 रुपए के भाव पर हुई इस ब्लॉक डील की वैल्यू 552 करोड़ रुपए आंकी गई है। इस ब्लॉक डील के जरिए प्रेमजी इन्वेस्ट ने पीआई अपॉर्चुनिटीज फंड 1 के जरिए 68.95 लाख शेयरों या पूरी 5.6% हिस्सेदारी को और एसबीआई म्यूचुअल फंड ने 10 लाख शेयरों की बिकवाली की है। वहीं मॉर्गन स्टैनली एशिया और कोटक म्यूचुअल फंड समेत कई निवेशकों ने इस ब्लॉक डील के जरिए हिस्सेदारी खरीदी है। कोटक स्मॉल कैप फंड ने करीब 25 लाख, इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड ने करीब 11.3 लाख, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड ने करीब 10 लाख, इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड ने करीब 9.5 लाख, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड फ्लेक्सी कैप फंड ने करीब 8.25 लाख शेयर और फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड ने करीब 7.25 लाख शेयरों की खरीदारी की है। 18 नवंबर को मेडप्लस हेल्थ के शेयर में 702 रुपए 70 पैसे का लो टच करने के बाद 2% से ज्यादा की बढ़त के साथ 719 रुपए 5 पैसे पर कारोबारी सत्र की क्लोजिंग हुई। अगली खबर, एमी ऑर्गेनिक्स के प्रमोटर्स नरेश कुमार पटेल और चेतन कुमार वगासिया की ओर से कंपनी के 72.57 लाख शेयर खरीदे गए हैं, जो कि कंपनी की कुल 18% हिस्सेदारी के बराबर हैं। ये हिस्सेदारी प्रमोटर्स की ओर से अपने परिवार के सदस्यों से गिफ्ट के जरिए खरीदी गई है। इन परिवार के सदस्यों में प्रमोटर्स के जीवन साथी और माता पिता शामिल हैं। चूंकि ये हिस्सेदारी प्रमोटर्स और नजदीकी रिश्तेदारों में इंटरेस्ट से ट्रांसफर के जरिए की गई है, इसलिए इस सौदे के बाद सेबी नियमों के चलते ओपन ऑफर लाने की जरूरत नहीं होगी। 19 नवंबर को एमी ऑर्गेनिक्स के शेयर में 2,184 रुपए 15 पैसे का रिकॉर्ड हाई लगाने के बाद करीब 2.5% की गिरावट के साथ 2017 रुपए के स्तर पर कारोबार का अंत देखने को मिला। अगली खबर, फार्मा सेक्टर की कंपनी थेमिस मेडिकेयर के गुजरात थेमिस बायोसिन के साथ मर्जर को लेकर इन दोनों कंपनियों के बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। ये मर्जर शेयर स्वैप के जरिए यानी शेयरों के लेन देन के जरिए होगा। इस मर्जर योजना के मुताबिक गुजरात थेमिस बायोसिन के 100 शेयरों के बदले में शेयरधारकों को थेमिस मेडिकेयर के 118 शेयर दिए जाएंगे। इस मर्जर के बाद प्रमोटर्स की कंपनी में 64.5% हिस्सेदारी होगी। कंपनी का मानना है कि इस मर्जर से कारोबार में बढ़त के साथ साथ प्रोडक्ट वैल्यू चेन में सुधार होगा। मर्जर की खबर के चलते 19 नवंबर को थेमिस मेडिकेयर के शेयर में 305 रुपए 70 पैसे तक का हाई लगाने के बाद 284 रुपए 10 पैसे पर, लेकिन गुजरात थेमिस बायोसिन के शेयर में 339 रुपए 90 पैसे का हाई लगाने के बाद करीब 8% की बढ़त के साथ 327 रुपए 95 पैसे पर कारोबारी सत्र की समाप्ति देखने को मिली। अगली खबर, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज यानी ईएमएस क्षेत्र की दिग्गज कंपनी पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की सब्सिडरी पीजी टेक्नोप्लास्ट ने ईवी और लिथियम आयन बैटरी असेंबलिंग सेक्टर में एंट्री ले ली है। दरअसल कंपनी ने अफ्रीका की सबसे बड़ी ईवी कंपनी स्पीरो मोबिलिटी के साथ भारत में ईवी मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर बनने के लिए करार किया है। सब्सिडरी कंपनी की ओर से पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के जरिए ही यह काम शुरू किया जाएगा, जिसमें अफ्रीका की सबसे बड़ी ईवी कंपनी स्पीरो के लिए सब्सिडरी पीजी टेक्नोप्लास्ट भारत में ईवी बनाएगी। ईवी के साथ साथ कंपनी की ओर से लिथियम आयन बैटरी का भी निर्माण किया जाएगा, जबकि R&D और डिस्ट्रीब्यूशन का काम स्पीरो की ओर से संभाला जाएगा। इस डील से पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के मैनेजमेंट को काफ़ी उम्मीदें हैं। इसके लिए कंपनी के बोर्ड ने QIP के जरिए 1,500 करोड़ रुपए जुटाने को मंजूरी भी दे दी है। बता दें कि हाल ही में स्पीरो ने पुणे में ग्लोबल टेक्नोलॉजी ऑफिस भी खोला है। इस खबर के चलते 19 नवंबर को पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के शेयर में 719 रुपए का रिकॉर्ड हाई लगाने के बाद 7% की मजबूती के साथ 668 रुपए 30 पैसे पर कारोबार का अंत हुआ। अगली खबर,
जी एंटरटेनमेंट के एमडी एंड सीईओ पुनीत गोयनका ने कंपनी के बोर्ड के सामने एमडी का पद छोड़ने के लिए इस्तीफा दाखिल कर दिया है, जिसे कंपनी के बोर्ड ने स्वीकार भी कर लिया है। ये इस्तीफा 18 नवंबर को कारोबारी दिन की समाप्ति से लागू भी हो गया है और बोर्ड ने पुनीत गोयनका की कंपनी के सीईओ के पद पर 18 नवंबर से नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी है। एमडी का पद छोड़ने से गोयनका को सीईओ के पद से जुड़ी ऑपरेशनल जिम्मेदारियां पूरी करने पर ज़्यादा फोकस करने में मदद मिलेगी। 19 नवंबर को इस खबर के चलते जी एंटरटेनमेंट के शेयर में 126 रुपये 19 पैसे का हाई लगाने के बाद करीब 6% की मजबूती के साथ 122 रुपये 40 पैसे पर कारोबारी सत्र का अंत देखने को मिला। अगली खबर, पीएसयूज यानी सरकारी कंपनियों के लिए डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट यानी डीपम ने डिविडेंड, बोनस, स्टॉक स्प्लिट और बायबैक के नियमों में बदलाव को लेकर गाइडलाइंस जारी की हैं। पहले डिविडेंड की बात करें तो पीएसयूज को अपने मुनाफे का 30% या नेटवर्थ का 4%, जो भी ज़्यादा हो उसे ईयरली डिविडेंड के रूप में देना होगा। वहीं सरकारी एनबीएफसीज के लिए मुनाफे के 30% वाला नियम लागू होगा। दूसरी ओर अगर कोई पीएसयू शेयर अपनी बुक वैल्यू से लगातार 6 महीने नीचे रहता है तो ही शेयर के बायबैक की संभावना बनेगी। साथ ही नेटवर्थ 3000 करोड़ रुपए से ज़्यादा और कैश एंड बैंक बैलेंस 1500 करोड़ रुपए से ऊपर होना चाहिए। इसके अलावा बोनस जारी करने के लिए रिजर्व्स एंड सरप्लस कंपनी के पेड अप इक्विटी कैपिटल का 20 गुना या उससे ज़्यादा होना चाहिए। आखिर में किसी पीएसयू का स्टॉक स्प्लिट तभी हो पाएगा अगर शेयर का प्राइस 6 महीने तक शेयर की फेस वैल्यू से 150 गुना रहा हो। साथ ही स्टॉक स्प्लिट के बीच कम से कम 3 साल का अंतर होना चाहिए। इससे पहले शेयर का प्राइस की फेस वैल्यू से 50 गुना होने का नियम था। अगली खबर, पीएसयू बैंक्स यानी सरकारी बैंक इस हफ्ते 2 खबरों के चलते फोकस में रहे। पहली ये कि केंद्र सरकार की 4 पीएसयू बैंकों में छोटी हिस्सेदारी बेचने की खबरें हैं। इन बैंकों में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आईओबी, यूको बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक यानी कि पीएंडएसबी के नाम शामिल हैं, जिनमें ओएफएस के जरिए हिस्सा बिक्री की सरकार की योजना है। ये हिस्सा बिक्री मार्केट रेगुलेटर सेबी के न्यूनतम पब्लिक शेयर होल्डिंग 25% रखने के नियम के तहत बेची जाएगी। दरअसल सरकार की फिलहाल सेंट्रल बैंक में 96.4%, आईओबी में 95.4%, यूको बैंक में 98.3% और पंजाब एंड सिंध बैंक में 98.3% हिस्सेदारी है। दूसरी खबर यह थी कि अदानी ग्रुप के खिलाफ आरोप लगने से 21 नवंबर को पीएसयू बैंकों के शेयरों में गिरावट देखने को मिली, क्योंकि इन बैंकों का अदानी ग्रुप में बड़ा एक्सपोजर है। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई का अदानी समूह पर 27,000 करोड़ रुपए, बैंक ऑफ बड़ौदा का 5,380 करोड़ रुपए का कर्ज है और कुल मिलाकर सरकारी बैंकों का अदानी समूह पर 2,41,000 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। इन दोनों खबरों के चलते 21 नवंबर को बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, पीएनबी और एसबीआई के शेयरों में 3.25 से 4.25% तक की कमजोरी के साथ कारोबारी सत्र की क्लोजिंग देखने को मिली। अगली खबर, निजी क्षेत्र की दिग्गज पावर कंपनियों में से एक टाटा पावर का शेयर इस हफ्ते 2 खबरों के चलते फोकस में रहा। 21 नवंबर को खबर थी कि 5000 मेगावाट क्लीन एनर्जी क्षमता के लिए भूटान की कंपनी ड्रक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन के साथ जॉइंट वेंचर यानी जेवी किया गया है। बता दें कि टाटा पावर का कुल 12,900 मेगावाट का क्लीन एनर्जी पोर्टफोलियो है, जिसमें से 6,400 मेगावाट की मौजूदा क्षमता है और 6,500 मेगावाट क्षमता के प्रोजेक्ट्स पर कंपनी कामकाज कर रही है। कंपनी के कुल पावर पोर्टफोलियो में ग्रीन एनर्जी का 42% हिस्सा है और 2030 तक कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो में 70% ग्रीन एनर्जी क्षमता करने का लक्ष्य तय किया है। 21 नवंबर को टाटा पावर के शेयर में 397 रुपये 40 पैसे का लो लगाने के बाद मामूली गिरावट के साथ 408 रुपये पर कारोबार का अंत हुआ। 21 नवंबर की शाम को खबर आई कि कंपनी ने एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी के साथ $4.25 अरब की रकम के लिए करार किया है। यह करार रीन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग करने के लिए किया गया है। इस करार में 966 मेगावाट के सोलर विंड समेत कई तरह के प्रोजेक्ट शामिल हैं। 22 नवंबर को टाटा पावर के शेयर में लगभग 1.5% की मजबूती के साथ 413 रुपये 35 पैसे पर कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। अगली खबर, मंगलवार 19 नवंबर की शाम को एनएलसी इंडिया के बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल्स लिमिटेड यानी एनआईआरएल में 3,720 करोड़ रुपए तक का निवेश करने को हरी झंडी दिखा दी गई है। कई चरणों में होने वाले इस निवेश के जरिए गुजरात और राजस्थान में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर निवेश किया जाएगा। इसके अलावा एनएलसी इंडिया की ओर से 6,263 करोड़ रुपए के रिन्यूएबल एनर्जी एसेट्स खरीदे जाएंगे। ये एसेट्स एनआईआरएल के शेयरों को सब्सक्राइब करके खरीदे जाएंगे, जो कि एसेट मोनेटाइजेशन प्लान के तहत फेस वैल्यू पर खरीदे जाएंगे। इस खबर के चलते 21 नवंबर को एनएलसी इंडिया के शेयर में 8% की मजबूती के साथ 256 रुपए के स्तर पर डे हाई के करीब जाकर क्लोजिंग हुई। अगली खबर, बिरला ग्रुप की पेंट कारोबार से जुड़ी कंपनी और ग्रासिम की सब्सिडरी बिरला ओपस पेंट्स ने अपनी क्षमता बढ़ाकर
66 MLPA कर दी है। दरअसल कंपनी ने मैसूरू में अपना चौथा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू कर दिया है। कंपनी की 6 प्लांट्स के जरिए कुल 1332 MLPA क्षमता जोड़ने का लक्ष्य है। इस तरह कंपनी की डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट में एशियन पेंट्स के बाद क्षमता के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बनने का लक्ष्य है। 21 नवंबर को ग्रासिम के शेयर में करीब 1% की बढ़त के साथ 2530 रुपये 20 पैसे पर और एशियन पेंट्स के शेयर में करीब 2.25% की गिरावट के साथ 2427 रुपये पर लगभग डे लो पर जाकर क्लोजिंग देखने को मिली। अगली खबर, गुरुवार 21 नवंबर को यूपीएल को लेकर दो खबरें थी। पहली ये कि अल्फा वेव ग्लोबल की ओर से कंपनी की सब्सिडरी एडवेंटा एंटरप्राइजेस की 12.5% हिस्सेदारी खरीदी गई है। यह हिस्सेदारी $35 करोड़ की रकम में खरीदी गई है। इसके अलावा बोर्ड ने राइट्स इशू के जरिए 3,378 करोड़ रुपए जुटाने को मंजूरी दे दी है। 360 रुपए के दाम पर कंपनी की ओर से करीब 9.5 करोड़ शेयर जारी किए जाएंगे। शेयरधारकों को अपने हर 8 शेयरों के बदले में एक राइट शेयर मिलेगा, जिसकी रिकॉर्ड डेट 26 नवंबर तय की गई है। 21 नवंबर को यूपीएल के शेयर में 536 रुपये 85 पैसे का लो हिट करने के बाद करीब 2.25% की बढ़त के साथ 555 रुपये 75 पैसे पर कारोबार की समाप्ति हुई। अगली खबर, 21 नवंबर की शाम को एनएसई इन्वेस्टमेंट्स के बोर्ड ने प्रोटियन ई-गव टेक्नोलॉजीज की 20.31% हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह हिस्सेदारी ओएफएस के जरिए बेची जाएगी, जिसमें 10.16% हिस्सेदारी का बेस इशू और इतनी ही हिस्सेदारी का ग्रीन शू ऑप्शन भी होगा। इस ओएफएस का फ्लोर प्राइस 1550 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। 22 नवंबर को रिटेल निवेशकों के लिए खुले हिस्से को 547.4% बोलियां मिली। 25 नवंबर यानी सोमवार को ये ओएफएस रिटेल निवेशकों के लिए खुलेगा। 22 नवंबर को प्रोटियन ई-गव टेक्नोलॉजीज के शेयर में 1666 रुपये का लो लगाने के बाद करीब 6% की कमजोरी के साथ 1738 रुपये 60 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। चलिए अब रुख करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। चलते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार की तरफ और आपको ले चलते हैं पहली खबर की तरफ। सोमवार 18 नवंबर को जाइडस लाइफ साइंसेज को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। कंपनी ने दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने वापस दिल्ली हाईकोर्ट के पास भेज दिया है। यह मामला कंपनी की ब्रेस्ट कैंसर की दवा सिग्रिमा से जुड़ा है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग और बिक्री पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह फैसला स्विस फार्मा कंपनी रोश की ओर से लगाए गए आरोपों के बाद दिया था। स्विस कंपनी ने दावा किया था कि सिग्रिमा के लॉन्च के जरिए जाइडस लाइफ साइंसेज ने कंपनी के पेटेंट का उल्लंघन किया है, क्योंकि यह दवा उसकी खुद की दवा की ही एक बायोसिमिलर है। हालांकि जाइडस लाइफ साइंसेज ने सुप्रीम कोर्ट को दलील दी थी कि सिग्रिमा से लाखों महिलाओं को फायदा होगा, पर फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला वापस दिल्ली हाईकोर्ट के पास फैसले के लिए भेज दिया। इस खबर के चलते जाइडस लाइफ साइंसेज के शेयर ने 966 रुपये का हाई लगाने के बाद करीब 1.25% की कमजोरी के साथ 945 रुपये 65 पैसे पर कारोबार की समाप्ति हुई। अगली खबर, आईजीएल, एमजीएल और गुजरात गैस जैसी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन यानी सीजीडी कंपनियों के लिए एक महीने के अंदर ही दूसरी बुरी खबर सामने आई। दरअसल सरकारी कंपनी गेल ने 16 नवंबर से इन कंपनियों के लिए एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म यानी एपीएम गैस का आवंटन अतिरिक्त 20% तक घटा दिया है। माना जा रहा है कि इस फैसले के बाद अगर ये कंपनियां सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं करती हैं तो इनके मुनाफे के ऊपर असर आ सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आवंटन की कमी के चलते ये कंपनियां सीएनजी की कीमतों में 5 से 6 रुपये प्रति किलो का इजाफा कर सकती हैं, क्योंकि $6.5 प्रति एमबीटीयू वाली एपीएम गैस के आवंटन में कमी की भरपाई इन कंपनियों को $11 से $12 वाली स्पॉट एलएनजी से करनी पड़ सकती है। और एमजीएल से ज़्यादा आईजीएल को इसका ज़्यादा खामियाजा भुगतना होगा, क्योंकि एमजीएल तो नवंबर के चुनाव के बाद कीमतें बढ़ा पाएगी, लेकिन दिल्ली में फरवरी 2025 में चुनाव है और आईजीएल तब तक शायद कीमतों में बढ़ोतरी ना कर पाए। इससे पहले 16 अक्टूबर से गेल ने इन कंपनियों के लिए एपीएम गैस का एलोकेशन 72% से घटाकर करीब 50% कर दिया था। आईजीएल की सप्लाई में 21% और एमजीएल की सप्लाई में 20% कटौती की गई थी, जिसके बारे में हमने आपको कंपनीनामा के एपिसोड नंबर 148 में जानकारी दी थी। 18 नवंबर को दूसरी बार गैस की कटौती होने के बाद आईजीएल के शेयर में करीब 20% की भारी गिरावट देखने को मिली और शेयर 325 रुपये 30 पैसे के भाव पर, और एमजीएल के शेयर में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली और शेयर 14% की गिरावट लेकर 1128 रुपये 35 पैसे के स्तर पर जाकर बंद हुआ। 22 नवंबर को खबर थी कि एमजीएल ने सीएनजी की कीमतों में 2 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी की है, जिसके बाद सीएनजी के दाम बढ़कर 77 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गए हैं। इस खबर के चलते 22 नवंबर को एमजीएल के शेयर में 2.5% की बढ़ोतरी के साथ 1153 रुपये 90 पैसे पर कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। अगली खबर,
गोदरेज प्रॉपर्टीज ने अपने एक हाउसिंग प्रोजेक्ट में घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े आरोपों को सिरे से नकार दिया है। कंपनी का कहना है कि ये आरोप बेबुनियाद हैं और कंपनी के जॉइंट वेंचर यानी जेवी पार्टनर के साथ हुए विवाद के चलते सामने आए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑरिस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने 1 जनवरी 2016 और 29 मई 2024 के बीच हुए कथित घोटाले की शिकायत की थी, जिसके बाद ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की ओर से कंपनी के खिलाफ जांच शुरू की गई है। कंपनी ने सीबीआई और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग यानी ईओडब्ल्यू जैसी एजेंसियों से मिली हरी झंडी का हवाला देते हुए ईडी की कार्यवाही में कॉन्फिडेंस जताया है। यही कारण है कि 18 नवंबर को कमजोर बाजार में भी गोदरेज प्रॉपर्टीज के शेयर में 2,594 रुपये 30 पैसे का लो छूने के बाद करीब 1.5% की मजबूती के साथ 2,630 रुपये पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। अगली खबर, अनिल अंबानी की दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बीते वीकेंड पर खबर थी कि रिलायंस पावर का जाली बैंक गारंटी से जुड़ा मामला गहरा गया है। असल में कंपनी पर जाली बैंक गारंटी देने का आरोप तय हो गया है। आपको हमने पिछले हफ्ते भी बताया था कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी सेकी ने कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में सेकी की ओर से कंपनी के खिलाफ क्रिमिनल एक्शन क्यों नहीं लिया जाए, इसका कारण बताने के लिए कहा गया है। सोमवार 18 नवंबर को जब बाजार खुला तो रिलायंस पावर के शेयर में 5% के निचले सर्किट पर 34 रुपये 13 पैसे पर कारोबार का अंत हुआ। अगली खबर, मार्केट शेयर के हिसाब से देश की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर कंपनी ओला इलेक्ट्रिक छटनी करने की तैयारी में है। दरअसल कंपनी एक रीस्ट्रक्चरिंग ड्राइव यानी पुनर्गठन की प्रक्रिया कर रही है, जिसमें कंपनी के 500 से ज्यादा कर्मचारियों पर असर हो सकता है। फिलहाल कंपनी के पास 4,000 लोगों की स्ट्रांग वर्कफोर्स है। इस हिसाब से कंपनी के 12% से ज्यादा स्टाफ पर इस छटनी की गाज गिर सकती है। इस रीस्ट्रक्चरिंग के जरिए कंपनी का उद्देश्य ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन यानी कि सुव्यवस्थित करना, अनावश्यक भूमिकाओं को खत्म करना और मुनाफे को बढ़ाना है। 22 नवंबर को ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में 66 रुपये 66 पैसे का लो छूने के बाद करीब 3% की बढ़त के साथ 69 रुपये 19 पैसे पर कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। तो कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें हमने आपके सामने रख दी हैं। अब बढ़ते हैं स्टार्टअप्स की खबरों की ओर, आपको ले चलते हैं स्टार्टअप अपडेट में। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑनलाइन क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म जेप्टो का कैश बर्न पिछले 2 महीने से 250 करोड़ रुपए के आंकड़े के ऊपर रहा है और अक्टूबर महीने में इस आंकड़े ने 300 करोड़ रुपए का स्तर भी छू लिया है। मई 2024 के मुकाबले मासिक कैश बर्न की रकम में 6 गुना का इजाफा हुआ है, क्योंकि मई में मासिक कैश बर्न का आंकड़ा 35 से 40 करोड़ रुपए पर था। आपको बता दें कि कैश बर्न रेट से पता चलता है कि आप कितनी जल्दी अपनी नकदी खर्च करते हैं। बढ़ते खर्च के चलते कंपनी के कैश बर्न में बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि इस स्पेस में कंपटीशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके चलते कंपनी अपने ऑपरेशंस, डिजिटल मार्केटिंग और नई भर्तियों पर निवेश बढ़ा रही है। अगली खबर, हॉस्पिटैलिटी फर्म ओयो के फाउंडर और सीईओ रितेश अग्रवाल कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए 550 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश कर सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक रितेश अग्रवाल 42 रुपये 60 पैसे प्रति शेयर के दाम पर कंपनी से $6 करोड़ के शेयर खरीद सकते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक ये शेयर अगस्त 2024 में पिछली बार खरीदे गए शेयरों से 45% प्रीमियम पर खरीदे जा रहे हैं। ये निवेश रितेश अग्रवाल की सहयोगी कंपनी रेड स्प्रिंग इनोवेशन पार्टनर्स की ओर से किया जाएगा, जिसके बाद पूरी कंपनी की वैल्यू बढ़कर करीब $3.8 अरब होने का अनुमान है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। खबरों के सिलसिले को यहीं पर विराम देते हैं, पर अगले शनिवार की शाम को आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए मनी 9 के साथ। और हाँ, आपको हमारा इस हफ्ते का शो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको इस हफ्ते का शो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ, सहयोगियों के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ भी इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें। नमस्कार, शुभ रात्रि।